नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, अहम खबर के साथ। खबर भोपाल से है। उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जाएंगे। थोड़ी देर बाद दिल्ली के रवाना होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। वहीं सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। केंद्रीय संगठन के साथ आज अहम बैठक होने जा रही है और उपचुनाव की रणनीति पर भी बैठक होगी। उपचुनाव की तारीखों का भी कभी भी ऐलान हो सकता है। ये बड़ी खबर है। तो आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। कुछ ही देर में वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दरअसल दिल्ली में उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। महत्वपूर्ण बैठक है ये। और शिवराज सिंह चौहान से पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। शरद, दिल्ली रवाना हो रहे हैं और यानी कि लगभग मंथन जो यहां पर हुआ होगा नामों को लेकर, उस पर और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। हो सकता है आज कोई बैठक के बाद फिर कोई ऐलान भी हो। देखिए प्रशांत, नामों को लेकर तो बीजेपी को बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो नाम लगभग तय हैं कि आखिरकार जो उपचुनाव में जाने वाले हैं। मंथन दरअसल जिस बात को लेकर होना है वो ये है कि आखिरकार चुनाव की रणनीति कैसी हो, और वो भी तब जबकि कई जगह से ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि बीजेपी के खुद के अपने कुछ नेता नाराज हैं। आज जब बीडी शर्मा दिल्ली रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने ग्वालियर में जयभान सिंह पवैया से मुलाकात की। वो 2 दिनों तक ग्वालियर चंबल में बैठकें कर रहे थे और वहां पर उनके साथ में नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। तो रणनीति और जो चर्चा है वो दरअसल इस बात को लेकर है कि बीजेपी जमीन पर अपने कैडर के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आखिरकार चुनाव कैसे लड़ेगी और प्रचार की क्या नई रणनीति हो सकती है, वो भी तब जबकि कोरोना जैसी स्थितियां चल रही हैं। तो बजाय नामों को लेकर इस बात की रणनीति पे ज्यादा मंथन होना है, क्योंकि लगभग 13 से 14 नाम तो मंत्री ही बन गए हैं। तो ये बात तय है कि वो जो चेहरे आए थे सिंधिया के साथ में, उनका चुनाव लड़ना तय है। ये जरूर है कि बाद में जो 3 नाम आए, यानी कि 22 नाम तो वो जो सिंधिया के साथ एक मुश्त आए थे। 2 सीटें पहले से खाली थी, जौरा और आगरमालवा की, जहां पर विधायकों के निधन की वजह से सीटें खाली हुई। वहां पर बीजेपी को नाम तय करने, और फिर 3 जो सीटें हैं बड़ा मलहरा, नेपानगर की, और उसको लेकर कहीं ना कहीं नाम पर हो सकता है कि चर्चा हो, लेकिन ज्यादातर नाम तय हैं। तो ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चुनाव की रणनीति क्या हो, और इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और अगर सियासी गलियारों में जो अटकलें चल रही हैं उनको माने तो अक्टूबर के अंत तक में चुनाव की तारीखें हैं वो तो हो सकता है कि 10 या 11 तारीख के आसपास अनाउंस हो जाए इसी महीने में, और अक्टूबर के लास्ट तक में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। इस लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम जो नेता, जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा में अपना दौरा उनका खत्म होकर वो भोपाल वापस लौट रहे हैं, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई है, लिहाजा वो सड़क के रास्ते आ रहे हैं। तो जैसे ही वो भोपाल पहुंचेंगे, यहाँ से वो सीधे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उधर ग्वालियर से जो वीडी शर्मा है प्रदेश अध्यक्ष, वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बारे में जानकारी है कि वो भी दिल्ली पहले ही रवाना हो गए हैं, और साथ ही साथ सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। अब जो बैठक है वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ होगी, और चुनावी रणनीति को लेकर क्या कुछ अब बीजेपी तय करती है, इस पर जो बैठक है उसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये कि आखिर रणनीति क्या होगी, और खासकर उस दौर में जब खुद के कई नेता नाराज नजर आ रहे हैं, जिसका जिक्र भी कर रहे थे शरद की। जयभान सिंह पवैया से ही वीडी शर्मा ने मुलाकात की। जयभान सिंह पवैया ही नाराज नजर आ रहे थे, और वो क्षेत्र ग्वालियर चंबल जहां सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, यानी कि यहां पर कोई चूक बीजेपी कम से कम नहीं करना चाहेगी। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर सीधी से है, जहां सांसद रीति पाठक कोरोना संक्रमित हो गई हैं। घंटे भर पहले एक कार्यक्रम में भी रीति पाठक शामिल हुई थीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ट्वीट कर सांसद ने पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। तो सीधी से बीजेपी सांसद रीति पाठक संक्रमित हो गई हैं कोरोना
संक्रमण की चपेट में आ गई हैं सांसद रीति पाठक और घंटे भर पहले ही वे कार्यक्रम में भी शामिल हुई थीं। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद थे और अब खुद ट्वीट कर सांसद रीति पाठक ने ये जानकारी दी है कि वो कोरोना संक्रमित पाई गई हैं और तो कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे जब वो कार्यक्रम में शामिल हुई थी, इसलिए चिंता की बात भी है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया की बदौलत अपनी सोच को हकीकत में बदलकर आज जबलपुर के एक युवा इंजीनियर अतुल गुप्ता ने ऐसे डिवाइस बनाए हैं जो आज रेलवे के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। वहीं करोड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा भी इससे हो पा रही है। लोकल से वोकल की तर्ज पर अपनी देसी तकनीक को रेलवे को समर्पित करने वाले ये हैं जबलपुर के युवा इंजीनियर अतुल गुप्ता। जबलपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग से शिक्षा पूरी करने वाले अतुल गुप्ता आज एक रिसर्च कंपनी चलाते हैं। 2014 में शिक्षा पूरी करने के बाद अतुल ने स्टार्टअप इंडिया का सहारा लिया और उनका ये स्टार्टअप ऐसा चला कि आज रेलवे उनकी तकनीक पर चल रही है। आज अतुल गुप्ता के बनाए गए 14 प्रोडक्ट्स को भारतीय रेल इस्तेमाल कर रहा है। ये वो प्रोडक्ट हैं जिनके चलते रेलवे, ट्रैक रेल कर्मी, यात्री और रेल गेटों की सुरक्षा हो रही है। पहले अकेले वर्क कर रहे थे, उसके बाद 2017 में हमने ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की और स्टार्टअप इंडिया के तहत हमें इसे रजिस्टर किया और स्टार्टअप इंडिया के तहत ही हमने फिर रेलवे के लिए काम करना भी शुरू किया। 3 प्रोडक्ट हमने बनाए थे। ASM LC कम्युनिकेशन जो बेसिकली इंटरलॉक्ड गेट और ASM के बीच में कम्युनिकेशन के लिए था वो। LC पे जो हाइट गेज लगा रहता है उसके लिए हाइट गेज प्रोटेक्शन सिस्टम और LC के लिए ही एक LC कम्युनिकेशन सिस्टम, वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम। ये 3 प्रोडक्ट हैं जिन्हें इंडियन रेलवे बोर्ड ने गुड वर्क डन के तहत सेलेक्ट। भारतीय रेल ने 22 जुलाई को जारी देश के श्रेष्ठ 15 इनोवेशन में उनके 3 आविष्कारों को शामिल किया है। इनमें SMLC कम्युनिकेशन सिस्टम, हाइट गेट प्रोडक्शन सिस्टम और गेटमैन अलर्ट सिस्टम शामिल है। आज अतुल गुप्ता ने अपनी सोच और तकनीक की बदौलत वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो अतुल गुप्ता एक ऐसे शख्स है जिन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से न केवल नए इनोवेशन किए बल्कि हम ये कहें कि उन्होंने भारतीय रेलवे के लिए बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी चीजें डेवलप की जिससे भारतीय रेलवे को बहुत ज्यादा लाभ इस वक्त हो रहा है। और हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता प्रतीक अवस्थी के साथ खुद अतुल गुप्ता मौजूद हैं। प्रतीक, अतुल कैसे यहां तक पहुंचे या फिर कैसे उनकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा विस्तार से समझिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है उनकी ये उपलब्धियां। माफ कीजिएगा, अतुल खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपकी उपलब्धियां जो रेलवे इनका लाभ भी इस वक्त ले पा रही है। कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपके दिमाग में आया कि जो स्टार्टअप किया जाए उसमें रेल को लेकर या भारतीय जो रेल है उसको लेकर रिसर्च की जाए या कुछ चीजें डेवलप की जाएं? अतुल। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मेरी एजुकेशन IIIT से ख़त्म होने के बाद हमारे यहाँ जो जोनल ऑफिस है जबलपुर में, वहाँ संजीव कुमार सर थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई हमारे यहाँ रेलवे में कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम की लगा सकते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम बताई कि रेलवे में अभी क्या क्या प्रॉब्लम है,
स्पेशली जो एलसी में जो प्रॉब्लम आती है, जो लेवल क्रॉसिंग होते हैं, गेट होते हैं, रेलवे फाटक जो होते हैं, वहाँ जो प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में उन्होंने एलोबरेट किया कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद ही हमने उसके लिए कुछ शुरुआत में छोटे छोटे प्रोटोटाइप बनाए और करीबन 1-1.5 साल की रिसर्च के बाद फाइनली हमने एक फुल प्रूफ एक कॉन्सेप्ट बनाया। स्टार्टिंग में हमने एक प्राइवेट नंबर जनरेटर बनाया और हाइट गेज प्रोटेक्शन सिस्टम, इसके अलावा हमने हॉरिजॉन्टल बूम बैरियर और गेटमैन अलर्ट सिस्टम बनाए। शुरुआत में जैसे ही हम रेलवे के टच में आए और लोगों को और वहाँ के और ऑफिसरों को ये पता चला कि हाँ हम रिसर्च में हैं और कस्टमाइज रिसर्च करते हैं, तो धीरे धीरे बहुत सारे हर एक डिवीजन से लगभग लोग जुड़ने लगे। और आज के टाइम में अब हर एक जो इंजीनियर हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एक IAS लेवल के ऑफिसर होते हैं जिनकी इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी अच्छी होती है, तो वो हमें प्रॉब्लम बताते गए और हम उनके लिए सॉल्यूशन देते गए। और वैसे ही करते करते आज करीबन 14+ प्रोडक्ट हैं हमारे रेलवे के लिए जो हम रेलवे को डिप्लॉय कर चुके हैं। जी बिल्कुल, जानकारी हमारे पास भी है। जो आपने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं रेलवे के लिए, प्राइवेट नंबर जनरेटर टाइप 1 या टाइप 3, टाइप 2, ये इनकी क्या खासियत है? ये कैसे रेलवे के लिए काम करते हैं? कैसे यूटिलाइजेशन है इनका रेलवे में? थोड़ा सा समझाएं विस्तार से। देखिए, हमारे यहाँ जो रेलवे फाटक है वो 2 टाइप से होते हैं। एक इंटरलॉक्ड होता है, दूसरा नॉन इंटरलॉक्ड। इंटरलॉक्ड जो आपने देखे होंगे, जो ऑटोमेटिक बूम रहते हैं, जो मोटराइज्ड होते हैं, वो इंटरलॉक्ड गेट हैं जो सिग्नल से कनेक्ट होते हैं। अगर गेट खुला हुआ है तो ऑटोमेटिकली रेलवे का जो सिग्नल है वो रेड हो जाता है। लेकिन नॉन इंटरलॉक्ड जो गेट होते हैं, जो आपने देखे होंगे जो हाथ से चलाए जाते हैं, है ना, वो नॉन इंटरलॉक्ड होते हैं और वो ज्यादातर सिग्नल से कनेक्ट नहीं होते। तो गेट खुला है या बंद है, इसकी सही स्थिति बता पाना मुश्किल होता है। अभी तक जो करंट सिस्टम जो चलता है वो टेलीफोन के द्वारा एक प्राइवेट नंबर, एक टोकन होता है, वो एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद कई बार क्या है, गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन एरर है, ह्यूमन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें, तो ह्यूमन एरर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और दूसरा, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी है ना। तो इसके लिए हमने एक मशीन डेवलप की, जिसमें हमने क्या किया, जो हमारे गेट थे, जो रोड साइड वाले जो गेट थे, हमने उसमें सेंसर लगा दिए। अब सेंसर लगाने से वहां से हमें एक रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है और वहां जो गेट है उनकी सही स्थिति मिल जाती है। और उसके बाद ही हम जो वो एक्सचेंज होते थे नंबर, उनको पूरा का पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक कर दिया। कि अब क्या होता है कि स्टेशन मास्टर को सिर्फ उसमें ट्रेन नंबर, एक टैबलेट वगैरह होता है या फिर कंप्यूटर होता है, उसमें उसे ट्रेन नंबर डालना है, अप या डाउन की डायरेक्शन डालनी है और ओके कर देना। उसके बाद उस स्टेशन से जितने भी एलसी या जितने भी गेट कनेक्टेड हैं, सबको इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि हाँ भाई ट्रेन आने वाली है, गेट क्लोज कर दीजिए। तो वो जैसे ही एक्नॉलेज करके गेट क्लोज करते हैं, उनके पास एक फुल फंक्शनल, एक सटीक जानकारी आ जाती है कि पूरे गेट प्रॉपरली क्लोज्ड हो गए हैं और ट्रेन अब जाने के लिए एकदम सेफ है। आपने देखा होगा कि काफी हादसे हो जाते हैं कि थोड़ी सी ही चूक में, क्योंकि ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड से आती है ना। आप अचानक अगर कोई ऑब्जेक्ट दिख जाए या कुछ हो जाए, आप अचानक ब्रेक नहीं लगा सकते। अगर ब्रेक अचानक से लगते हैं तो कई बार ट्रेन डिरेलमेंट का भी खतरा होता है। तो ये आम आदमी के लिए, रेलवे के कर्मचारी के लिए और रेलवे के लिए भी, पूरे के लिए एक बहुत एक अच्छा सिस्टम है, सेफ्टी इक्विपमेंट है ये। जी बिल्कुल, 14 आपके प्रोडक्ट्स हैं और जो हमें बताया जा रहा है कि 14 प्रोडक्ट्स जिनका रेलवे इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें, ब्लास्ट प्रोफाइल क्या है, रिवर वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम ये क्या है, या ऑटोमेटेड टनल लाइट स्विचिंग सिस्टम, इनके बारे में भी बताएं जरा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बारिश एमपी में सडनली बहुत ज्यादा हो गई है ना। इसके कारण तमाम जो डैम वगैरह थे उनके गेट खोल दिए गए, उसके कारण नदियों में बाढ़ आ गई। अब होता क्या है, क्योंकि ट्रेन काफी हैवी होती है
और अगर थोड़ा सा भी अगर वाटर लेवल एक डेंजर लेवल से ज्यादा हो जाए वो बहुत खतरनाक हो सकता है ट्रेनों के लिए, है ना। इसलिए हमने हर एक जो रेलवे की जो ब्रिज हैं उसमें सेंसर लगाया हुआ है, अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ है जो रियल टाइम में वाटर का लेवल मॉनिटर करती है और हमें हमारे जो पैनल है, वेब पैनल है, उसमें बताती है। और हम रेलवे के ऑफिसर्स को, जो भी उसके कंसर्न ऑफिसर हैं, उनको सुबह और शाम डेली एक मैसेज भी करते हैं जिसमें उन्हें जो वाटर का करंट लेवल है वो पता चल जाता है। इसके अलावा जो टनल, ऑटोमेटिक टनल लाइट सिस्टम, आपने जैसे सुना होगा कि आपने जब भी आप टनल से जाते हैं रेलवे के, आपने देखा होगा कि लाइट हमेशा जलती रहती है, उसमें लाइट बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो हमने क्या किया है, एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा के वहाँ की लाइट ऑटोमेट कर दी है। तो जैसे ही ट्रेन आएगी तभी उस टनल की लाइट जलती है, अदरवाइज वो बंद रहती है। इससे जो लाइट है, टोटल जो उसमें लाइट लगी, उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है और जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी कम हो जाता है। इसके बाद जो ब्लास्ट प्रोफाइलर है, आपने देखा होगा कि जो ट्रैक रहते हैं, ट्रैक के किनारे बहुत सारी गिट्टी पड़ी रहती है, उनका एक सही अनुपात में स्लीपर के ऊपर डले रहना जरूरी है। लेकिन ट्रेन के बार बार आने जाने के कारण, वाइब्रेशन के कारण वो जो गिट्टी होती है वो बैठ जाती है। तो जो प्रोफाइलर है वो बेसिकली ये करता है कि वो एक सांचा बना देता है जिसमें आप गिट्टी डालते जाइए और वो उस प्रोफाइल पे बनते जाता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई कि जो इस्तेमाल, या ये कह सकते हैं कि इससे मैन पावर की भी कुछ कम ज़रूरत होगी इस तमाम टेक्नोलॉजी से। एक और चीज़, एडॉप्टिव क्वेश्चन मल्टी स्पीड एंड टर्मिनेशन बोर्ड, ये क्या चीज़ है और कैसे जो मैन पावर है रेलवे के लिए अब कम आवश्यकता पड़ रही है आपकी इस टेक्नोलॉजी से, अतुल? देखिए सर, आपने देखा होगा कि जब ट्रेन में सफर करते हुए तो बहुत जगह वो ट्रायंगल वाले बोर्ड लगे रहते हैं जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। वो एक्चुअली ट्रेन की स्पीड डिफाइन करते हैं कि ट्रेन को उस ट्रैक पे कितनी स्पीड पे चलना है। कुछ जगह तो ये फिक्स लगे होते हैं, लेकिन जहां कहीं भी रिपेयरिंग होती है ट्रैक की रिपेयरिंग होती है, वहां ये स्पीड गवर्निंग बोर्ड लगाए जाते हैं। ये अभी तक काफी बल्कि होते थे, तो इसको ले जाने के लिए बहुत सारे लोग लगते थे। तो हमने इसको काफी लाइट वेट कर दिया है, क्योंकि ये टेम्परेरी बोर्ड है, हर बार लगाना है और निकालना होता है। इसमें क्या है, जो नंबर रहते हैं वो नंबर भी धीरे धीरे, जैसे आज ट्रैक का मेंटेनेंस हुआ, आज हम स्पीड कम रखेंगे, कल स्पीड और बढ़ाएंगे, फिर परसों और बढ़ाएंगे, फिर फुल स्पीड कर देंगे। तो इसके लिए ये वाला जो सिस्टम है ये काफी लाइट वेट है। आपको सिर्फ जो नंबर की जो छोटी सी डिस्क है, सिर्फ वो लेके जाना है और वो चेंज कर देना है। जो हमने बूम है, जो पहले मेटेलिक का काफी हैवी होता था, इसको हमने एल्युमिनियम का टेलीस्कोपिक बूम कर दिया है, जिसको कोई भी आसानी से बाइक में या किसी में भी, एक सिंगल पर्सन जिसको अभी ले जाने के लिए 4 से 5 लोग लगते थे, आज के टाइम में वो एक बंदा उसे कैरी कर सकता है आराम से जी। तो इससे मैन पावर की भी बचत हुई, टाइम की भी बचत हुई। तो अभी केवल जबलपुर मंडल ही अभी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, या फिर बाकी जगह जो मंडल हैं रेलवे के, वहां भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, अतुल? सॉरी टू से, बट जबलपुर मंडल के लिए हमने आज तक अभी काम नहीं किया है। हमने WCR में काम किया है, हमने भोपाल डिवीजन में काम किया है, फिर वेस्टर्न रेलवे में हमने लगभग हर एक डिवीजन में काम किया है। हमने साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए काम किया है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए SSCR के लिए काम किया है, हमने ईस्टर्न रेलवे के लिए काम किया है, हमने नॉर्दर्न रेलवे के लिए काम किया है, हमने ईस्ट कोस्ट रेलवे के लिए काम किया है, और हमने सेंट्रल रेलवे के लिए भी काम किया है। तो लेकिन बस जबलपुर रह गया हमारे से, बाकी लगभग हमने काफी जगह आसपास जो एरिया है उसमें कवर किया है इसे। जी, लगभग ज़्यादातर जो मंडल है उनके लिए आपने टेक्नोलॉजी तैयार की है और उसका लाभ भी अलग अलग जगह लिया जा रहा है रेलवे में खासतौर से। आगे क्या योजना है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है इसको लेकर, और क्या कुछ भविष्य में रेलवे के लिए या फिर किसी और क्षेत्र के लिए कुछ तैयारी हो आपकी डेवलप करने की नई टेक्नोलॉजी की, अतुल?
सर रेलवे के लिए तो हम लगातार काम कर ही रहे हैं और हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उनके लिए और जिस तरह से हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है उसके लिए भी। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर में काफ़ी काम कर रहे हैं क्योंकि इस कोरोना काल में हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि अन्न ही सब कुछ है और क्योंकि किसानों की हालत लगातार ख़राब होते जा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ रही है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का उपयोग इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हमारे ऊपर आ रही हैं। तो अभी हमारा एक एग्रो स्टार्टअप है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम रूफटॉप फार्मिंग करेंगे और लोगों को प्रमोट भी करेंगे कि वो रूफटॉप फार्मिंग करें ताकि एटलीस्ट वो अपने लिए सब्जी और जो अन्य प्रकार के जो डेली यूज में जो चीज़ें लगती हैं उन्हें खुद उगा सकें। जी बिल्कुल, एग्रीकल्चर कृषि का आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मसला है और चूंकि पता भी नहीं होता है किसान कई जगह कि भाई किस मिट्टी में कितनी खाद डालनी, कितना यूरिया डालना है या फिर केमिकल का यूरिया वो सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी इसमें कैसे सहायक होगी, कैसे मददगार होगी, कैसे कुछ ऐसा भी कोई डेवलप हो सकता है क्या फंक्शन जो ये बता दे कि भाई इस मिट्टी में कितना या फिर कौन सी फसल, किस चीज़ की फसल ज़्यादा बेहतर होगी या फिर कितना यूरिया या कितना खाद इसमें डाला जाए? जी बेसिकली ये पूरा जो एग्रीकल्चर एक जो छोटा सा हम फार्म बना रहे हैं रूफटॉप, ये IoT इनेबल्ड है। इसका मतलब यह है कि किसी को भी जाके मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे सेंसर बेस्ड सिस्टम लगे होंगे, एक हाई क्वालिटी का कैमरा लगा होगा जो पूरे के पूरे एक क्लाउड में सारी चीजें डालेंगे। इसमें जैसे हम विजिट, जैसे लोग जो डॉक्टर्स होते हैं, जो फसल के डॉक्टर वगैरह होते हैं, उनको भी हम ये वाली ऐप देंगे और वो लाइव उसमें से मॉनिटर करके उसमें देखेंगे कि भाई किसमें क्या चीज कमी है। जो सेंसर से जो डेटा आ रहा है उसमें वो एनालिसिस करेंगे कि हाँ भाई अभी जो करंट में सिनेरियो है वो क्या है, और वो वहीं से जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उस तरह से वो प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन डाल देंगे। तो हमारा जो IoT इनेबल्ड डिवाइस है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डले होंगे, तो जिसको जितनी भी चाहिए वो ऑटोमेटिक जो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू है या फॉगिंग के थ्रू है वो ऑटोमेटिक सारे प्लांट में सप्लाई हो जाएगा। इसमें जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आप लोगों की तैयारी है लंबी आने वाले वक्त में। अतुल जैसा कि अतुल लगातार रेलवे के लिए लगातार प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हमें भविष्य में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी मिलेगी जिसका बड़े स्तर पर लाभ किसानों को होगा। बहुत शुक्रिया अतुल, हमसे बात करने के लिए, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही इस पेशकश में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।